forfeiture of shares, which is basically cancellation of shares. यानी कि ऐसे लोग जो कि फेल कर रहे हैं कोई स्टेज में भी, अलॉटमेंट में भी, कॉल एप्लीकेशन पे फेल कर नहीं सकता, बट ऑब्वियस है कि वो पैसा तो देगा तो वो मेरा शेयर होल्डर बनेगा। तो बेसिकली वो फेल अलॉटमेंट या कॉल कर रहा है, तो अलॉटमेंट या कॉल में अगर वो फेल करता है तो आफ्टर रीजनेबल टाइम, थोड़ा टाइम देके हम उनके शेयर्स को कैंसिल कर सकते हैं, तो शेयर खत्म कर रहे हैं। जब हमने शेयर इशू करे थे तो हमने शेयर कैपिटल को हर जगह क्रेडिट किया था, तो जब अब शेयर खत्म करेंगे तो उसका उल्टा होगा कि सबसे पहले शेयर कैपिटल को आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो वी डेबिट शेयर कैपिटल सबसे पहले। सो शेयर कैपिटल डेबिट होगा बाय व्हाट अमाउंट? बाय कॉल्ड अप अमाउंट। किससे डेबिट होगा? कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट होगा। माइंडेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके लिए, शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल किससे डेबिट हो रहा है? कॉल्ड अप अमाउंट से। कॉल्ड अप अमाउंट का क्या मतलब है? कॉल्ड अप अमाउंट का मतलब है कितना मंगवाया, मांगा, कितना दिया या नहीं दिया नहीं, कितना मांगा। पहले हम मांगते हैं फिर वो देते हैं या फेल करते हैं, इस चीज को समझ लेना। कॉल्ड अप का मतलब किस स्टेज तक हम पहुंचे। जैसे सपोजिटली 2323 इस तरह हम 10 रुपए मंगवाए। अब एक बंदा यहां तक आया और ये 2 स्टेज फेल कर गया, ठीक है। तो अब मेरा कॉल्ड अप अमाउंट क्या है इसमें? युवराज सिंह, व्हाट इज द कॉल्ड अप अमाउंट? तो यही तो तेरी बदतमीजी है, अर्जुन बनते रहते हो, डब्बा देख रहे हो, जबकि मैंने कहा कि जितना मंगवाया है, मंगवाया तो हमने तीनों है, पहला यहां तक पूरा नहीं मंगवा लिया, तो ये पूरा का पूरा 7 रुपया कॉल्ड अप है। कॉल तो मैंने 2 + 3 + 2 कराया ना सर, वो अलग बात है कि वो फेल 3 और 2 कर रहा है। सो द कॉल्ड अप अमाउंट इज कितना मांगा, कौन सी स्टेज हम क्रॉस कर चुके हैं। हम इस 3 रुपए को छोड़ के सब कुछ मंगवा चुके हैं 10 रुपए का, तो इसका मतलब 7 कॉल्ड अप है, ठीक है। तो ये कॉल्ड अप अमाउंट हमें लेनी होती है शेयर कैपिटल में। और ये जो कहानी पूरी लिखी है मैंने सिर्फ इसको जनवाने के लिए लिखी है, इसका इधर से कोई लेना देना नहीं होगा। ये जो कहानी मैंने लिखी है ये तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए लिखी है कि हाउ टू डिटरमाइन द कॉल्ड अप अमाउंट। मैं रेफरेंस ले सकता हूं पर उसको यूज इधर नहीं करना। तो सबसे पहले क्या हुआ? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय कॉल्ड अप अमाउंट, जितना मंगवाया, जिस स्टेज तक हम क्रॉस कर चुके। टू forfeited शेयर्स। तो forfeited शेयर्स क्या होता है? forfeited शेयर्स होता है अमाउंट पेड टिल डेट, मतलब आज तक जो पैसा उसने दिया वो मेरी प्रॉफिट हो गई, वो हम खा गए हैं। तो अगर इसी का एग्जांपल हो तो आज तक उसने 2 रुपया दिया होगा 7 में से, है ना, तो 2 रुपया हमारी प्रॉफिट है, तो वो forfeited शेयर पे आएगी। बट ये एक सिंगल फिगर है जिसे मैं तुम्हें कहूंगा कि हरदम बैलेंसिंग फिगर लेना है। ये एक अकेला फिगर है जिसे मैं अभी कहूंगा तुम्हें कि तुम इसे हरदम बैलेंसिंग फिगर लोगे। कौन सा? इसके अलावा मैंने हर जगह कहा है कि तुम्हें फिगर वेरीफाई करना होता है, बस इस फिगर को कह रहा हूं कि तुम बैलेंसिंग लोगे। हमें मतलब पता है, मतलब है कि जितना पैसा उसने हमें दिया, ठीक है। 2 कॉल्स इन अरियर्स। और कॉल्स इन अरियर्स क्या है? कॉल्स इन अरियर्स आर बेसिकली स्टेजेस फेल्ड। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल या रेफरेंस ले तो कौन सी स्टेज फेल कर रहा है? वो अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन, तो 5 रुपए का कॉल्स इन अरियर हो जाता है। समझ में आ गई बात? So this is basically the entry for forfeiture, that is share capital debit by the called up amount, forfeited share by the amount paid till date, जो उसने दिया वो हमारा प्रॉफिट हो गया। और तीसरा कॉल्स इन अरियर,
यानी कि जो पैसा उसने नहीं दिया, तो बेसिकली कॉल्ड अप अमाउंट ये हो गया, फोरफिटेड ये हो गया, कॉल्स इन अरियर ये हो गया, तो ये हिसाब हो गया पूरे 7 रुपए। इसके साथ ही पैरेलल कॉन्सेप्ट चलता है रीइश्यू ऑफ शेयर्स। बेसिकली जब कॉन्सेप्ट कॉपी बना रहे होगे तो ये आमने सामने होने चाहिए पेज, और इसके नीचे जो स्पेस छूटी हुई है वो एज इट इज छुटी होनी चाहिए, ठीक है। ये आमने सामने होंगे पेज, और रीइश्यू का कॉन्सेप्ट अभी लिखूंगा। सो रीइश्यू ऑफ शेयर्स का क्या मतलब होता है? रीइश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि ये जो शेयर्स फोरफिट किए हैं, डायरेक्टर किसी को भी इशू कर सकते हैं, किसी को भी, अपने डायरेक्टर को, क्रेडिटर को, किसी को भी। तो कंडीशन भी कुछ भी हो सकती है, यानी कि एट डिस्काउंट भी दे सकते हैं, सेम प्राइस पे भी दे सकते हैं, ज्यादा प्राइस पे भी दे सकते हैं, वो उनके अपने विशेष पे है। पुराना कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है इसका, कि पहले शेयर्स कैसे इशू हुए थे उससे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल न्यू कंडीशन पे इशू कर सकते हैं। तो नॉर्मली सेड अभी एक चीज देखी हमने कि द शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। हमने एट पार एट प्रीमियम देखा था, हमने डिस्काउंट नहीं देखा कि हम डिस्काउंट पे शेयर्स इशू कर रहे हैं, बट री इशू कैन बी डन एट डिस्काउंट। जो शेयर री इशू होंगे वापस से फोरफिट होने के बाद, वो हम डिस्काउंट पे री इशू कर सकते हैं। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? तो अगर 10 का 7 पे कर रहे हो, ठीक है, तो 3 का घाटा है ना, 10 का 7 पे करोगे तो 3 का घाटा है ना, तो ये घाटा कहां से मैनेज होगा? ये घाटा उसी प्रॉफिट से मैनेज होगा जो फोरफीचर से कमाया है। अभी मैं इसको लेके चल रहा हूं 5 रुपया, ये जो फिगर है ये मैं लेके चल रहा हूं से 5, मैंने ऐसे ही इमेजिन कर रखा है कि इसका जो फिगर है वो 5 रुपए का है। तो अगर 5 रुपए की प्रॉफिट मैंने यहां से कमाई है और 3 रुपए मैं यहाँ पे लूज कर रहा हूं, तो किससे मैनेज करूंगा? इसी प्रॉफिट अकाउंट से। तो ये प्रॉफिट यहाँ क्रेडिट हुआ था ना, अब जब यहाँ इस्तेमाल होगा तो डेबिट हो जाएगा 3 रुपए का। तो मतलब हमें 7 रुपए मिल रहे हैं, 10 रुपए की शेयर जा रहा है हमारा, यानी कि शेयर कैपिटल जा रही है, और 3 रुपए का फोरफिटेड का प्रॉफिट जा रहा है। तो एंट्री क्या बन गई? और यहाँ डायरेक्ट एंट्री, कोई एप्लीकेशन वगैरह कुछ नहीं होता। बैंक अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड शेयर डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पे कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ नहीं है। बैंक कितना होगा? बैंक हो गया तुम्हारा 7 रुपया, 3 रुपया का घाटा तुमने मैनेज किया फोरफिटेड शेयर से, और 10 की चली गई तुम्हारी शेयर कैपिटल। तो सीधी सीधी एंट्री होती है इसमें कि 10 का 7 मतलब 10 का शेयर था, 7 रुपया बैंक में मिल रहे हैं पैसे हमें, और 3 का बीच का घाटा वो मैनेज किया फोरफिटेड शेयर से, यानी कि जो प्रॉफिट हमने यहाँ कमाया वही लगाया। सर बच्चे 2 वो बाद में देखेंगे भाजी, अभी लगा लो। 10 का 10 अगर है, मतलब हमने सेम प्राइस पे अगर करा है, तो फिर तो कोई इस्तेमाल नहीं हुआ प्रॉफिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सीधी सीधी एंट्री होगी 10 रुपए की, इसमें तो कोई चेंज नहीं है क्योंकि इसमें कोई घाटा ही नहीं है। 10 की चीज 10 पे दी है, और 10 की चीज अगर मैंने 12 पे इशू की है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 12 टू शेयर कैपिटल 10, और जो प्रॉफिट होगा वो वही जाएगा जहां आज तक जाता है इशू का प्रॉफिट, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और इसका फोरफिटेड शेयर से कोई लेना देना नहीं है इस 2 रुपए का, क्योंकि ये हमने इशू करके कमाया है 2 रुपया, कैंसिल करके नहीं कमाया कि फोरफिटेड का शेयर प्रॉफिट बढ़ा। दिस इज प्रॉफिट ऑन इशू, तो ये इशू के प्रॉफिट पे ही जाएगा, दैट इज जो आज तक जाता है, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। तो ये हो गया कि आप किस स्टेजेस पे इशू करते हो। आफ्टर री इशू, आफ्टर री इशू, जब री इशू तुम्हारा मतलब फोरफिट हो गया, री इशू भी हो गया, तो जो प्रॉफिट बच गया है, जैसे उसने कहा 2 रुपया, दैट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व।
जो प्रॉफिट बच जाता है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं और एंट्री होती है फोरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है। तो जैसे हमने 5 रुपए कमाए और यहां 3 लगाए तो बचे कितने, 2 रुपए, जो कि ट्रांसफर होंगे। यहां 5 कमाए, इसमें क्या लगाया हमने, इसमें हमने कुछ नहीं लगाया, पूरा का पूरा 5 रुपया बचा हुआ है ना। तो उस सेकंड केस में पूरे के पूरे 5 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व। 5 रुपए कमाए, तीसरे में कुछ लगाया है क्या, तीसरे में भी कुछ नहीं लगाया, और एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा जो अलग अकाउंट में चला गया। तो यहां पर भी पूरे के पूरे 5 रुपए बचे हुए हैं जो कि हम कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। मतलब ये जो प्रॉफिट यहाँ कमाया है तुमने, इसमें से अगर इधर कुछ लगाया है तो उसको हटा दो, और जो बचा है वो तुम्हारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और ये साइमल्टेनियस चलता है नॉर्मली क्वेश्चन में, कि जहां फोरफीचर दिया होगा वहां रीइश्यू की भी एंट्री होगी, और रीइश्यू के बाद ये ऑटोमेटिक है, मतलब ये तुम्हें करना है। ठीक है जी।